Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, यूनिट है थर्ड, जिसमें मेरा टॉपिक है उत्पाद जीवन चक्र, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र शोध। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिसर्च। तो उत्पाद जीवन चक्र बाजारीकरण का एक महत्वपूर्ण जो है विचारधारा है, क्योंकि यह उत्पाद प्रतियोगिता विश्लेषण हेतु अंतर्दृष्टिकोण प्रदान करता है। पीएलसी शब्द यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शब्द वह अवस्था बतलाता है जिसके अंतर्गत उत्पाद क्या करता है, गुजरता है। प्रत्येक उत्पाद कुछ अवस्थाओं से तब तक गुजरता रहता है जब तक यह बेकार होकर फेंक नहीं दिया जाता। जब उत्पाद बाजार में आता है तो यह अवस्था यौवन की अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने के रूप में होती है और बढ़ते हुए बाजार में उन्नति की अवस्था प्राप्त कर स्वीकार कर लिया जाता है। जब उत्पाद बहुत से उन्नत खरीदने वालों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और स्वीकार्यता का उच्च स्थायित्व प्राप्त कर लेता है तो इस अवस्था को परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। जब उत्पाद की बिक्री बाजार में कम होकर बाजारी स्वीकार्यता खोने लगती है और समाज द्वारा बेकार समझा जाता है तो उसे नीचे गिरती हुई अवस्था कहते हैं। परंतु परिपक्वता और गिरती हुई अवस्था के बीच एक ऐसी अवस्था होती है जिसे समय अवस्था, पूर्ति एवं मांग बराबर कहते हैं। फिलिप कोटलर के अनुसार उत्पाद जीवन चक्र एक उत्पाद के बिक्री इतिहास में विभिन्न अवस्थाओं को प्रकट करता है। इन अवस्थाओं के साथ साथ बाजारीकरण रणनीति और प्रोजेक्ट भविष्यता के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याएं एवं संभावनाएं उत्पन्न करती है। अवस्था का बोध करते हुए कि एक उत्पाद को आगे ले जाया जा सकता है, कंपनियां उत्पाद शोध द्वारा अच्छी बाजारीकरण योजना बना सकती है। प्रत्येक उत्पाद जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं वो निम्न है, जो प्रत्येक अवस्था विक्रेता हेतु विभिन्न चुनौतियां सामने लाती है। तो जैसे प्रारंभिक अवस्था है ना, तो प्रारंभिक अवस्था मतलब टोटल इनकी 5 अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था, उन्नत अवस्था, परिपक्व अवस्था, फिर सामान्य अवस्था और गिरती अवस्था, 5 अवस्था है। अब प्रारंभिक अवस्था में जो है 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, तीव्र चाल, धीमी चाल, तीव्र घुसावट, है ना। फिर उन्नत अवस्था है, परिपक्व अवस्था है, उसके अंतर्गत बाजारीकरण रणनीति है, फिर सामान्य अवस्था और गिरती हुई अवस्था। तो जो उत्पाद जीवन चक्र है इन 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसलिए उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद शोध का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए सबसे पहला डिस्क्राइब करते हैं प्रारंभिक अवस्था। अब देखिए कुछ बातें और है, जैसे एक प्रभावी बाजारीकरण मैनेजर उत्पाद नीति और रणनीति तैयार करते हैं। समय उत्पाद जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था को विशेषता और लंबाई को गहराई से उत्पाद शोध की ओर क्या करता है, ले जाता है। आइए अब हम इसको जो उत्पाद जीवन चक्र है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अनुसंधान, उसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमारे पास जो है 5 अवस्था होती है, तो उत्पाद शोध के माध्यम से हमें जो है उत्पाद जीवन चक्र में 5 शोध से होकर गुजरना होता है। प्रारंभिक अवस्था, उन्नत अवस्था, परिपक्व अवस्था, समान अवस्था और नीचे की ओर अवस्था। अब देखिए हमारा जो डायग्राम है वो एक सेल्स वैल्यू है और एक टाइम है। तो इस प्रकार जो है एक समय के आधार पर प्रारंभिक होते, थोड़ा उन्नत होते, परिपक्व होते, समान होते, फिर नीचे की ओर झुक रहा है। तो ये जो है हमारी जो है क्या बता रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बता रही है ये रेखा, और ये रेखा हमारा सेल्स जो है वॉल्यूम बता रहा है। तो इस प्रकार जो है समय के आधार पर जो सेल्स वॉल्यूम है ना, बिक्री जो मूल्य है वो किस प्रकार जो है प्रारंभिक से फिर थोड़ा सा उन्नत होकर, फिर परिपक्व होकर, फिर समान हो जाता है, फिर नीचे की ओर आता है, ये पीक पॉइंट कहलाता है ना। तो इस तरीके से जो है आपका उत्पाद जीवन चक्र 5 अवस्था से होकर क्या करता है, गुजरता है। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है प्रारंभिक अवस्था।
प्रारंभिक अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। है ना। तो प्रारंभिक अवस्था, इस अवस्था को यौन अथवा बढ़ती हुई अवस्था कहा जाता है। यह पीएलसी यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की प्रथम अवस्था है और बाजार में नए उत्पाद को बाजार में लाने हेतु ये प्रारंभिक अवस्था होती है ना। जो नए उत्पाद होता है उसको बाजार में लाने की यह अवस्था प्रारंभिक अवस्था होती है। इस अवस्था में बाजारीकरण मैनेजर के पास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद की मूलभूत मांग को उत्पन्न करना होता है ना। इस अवस्था की कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, जैसे कोई उत्पाद नया और सार्वजनिक तौर पर जाना पहचाना होता है, इसलिए उत्थानित व्यय आमतौर पर बिक्री के साथ अधिकतम अनुपात रखते हैं। दूसरा विशेषता है लाभ न के बराबर अथवा कम होते हैं, क्योंकि वितरण एवं उत्थानित कड़ियों के व्यय अधिक होते हैं। तीसरा है कुछ कारणों से उत्पाद की मूलभूत अवस्था में आमतौर पर मूल्य अधिक हो जाता है। चौथी विशेषता है संबंधित उत्पादन कम होने के कारण लागतें अधिक होती हैं। तकनीकी समस्याएं आती है ना। कम बिक्री मात्रा, फिर ना के बराबर अथवा कम लाभ, अधिक उत्थानित व्यय, एक विशेष सामाजिक विभाग को बिक्री, हम कह सकते हैं ऊंची आय के ग्रुप को। तो इस तरीके से ये उसकी विशेषताएं हैं। अब प्रारंभिक अवस्था में उत्पाद शोध द्वारा अपनाई गई बाजारीकरण। तो बाजार में उत्पादन को लागू करते समय बाजारकर्ता बाजारीकरण मिश्रण का उच्च अथवा कम स्तर निश्चित करता है, अर्थात उत्पाद मूल्य उत्थान और उतरण हेतु केवल दो स्थिरों को लेते हुए, जैसे मूल्य और उत्थान प्रबंधक निम्नलिखित 4 रणनीतियों में से किसी एक को अपना सकती है। उनके पास कितनी रणनीति होती है? 4 रणनीति होती है, जिसमें वो किसी एक को अपना सकती है। वो रणनीति निम्न है। देखिए, जैसे प्रारंभिक अवस्था को 4 रणनीतियों में बांटा है ना। तो जैसे प्रमोशन, हाई और लो, प्राइस, हाई और लो। तो आपकी 4 रणनीतियाँ है। रैपिड स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, स्लो स्कीमिंग स्ट्रैटेजी, है ना। रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, स्लो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, अर्थात तीव्र चाल रणनीति, फिर धीमी चाल रणनीति, एक तीव्र जो है घुसावट रणनीति, एक धीमी घुसावट रणनीति। तो इस प्रकार रणनीति को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है तीव्र चाल रणनीति। फिर दूसरा है धीमी चाल रणनीति। धीमी चाल रणनीति। तीसरा है एक तीव्र घुसावट रणनीति। एक धीमी घुसावट रणनीति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तीव्र चाल रणनीति क्या होता है। तो देखिए, बाजारकर्ता इस रणनीति को नए उत्पाद को ऊंचे दाम पर बेचने के लिए अपना सकता है ना। तीव्र जो चाल रणनीति है, इसमें उत्थानित व्यय अधिक होते हैं। इस रणनीति को अपनाते समय बाजारकर्ता यह मान लेता है कि बहुत से खरीदने वाले नए उत्पाद के बारे में जानते नहीं, और जो जानते हैं वे अधिक मूल्य दे सकते हैं। इसलिए अधिक उत्थानित व्यय को सहन करने के लिए फर्म अधिक दाम क्या करती है? लेती है। तो ये तीव्र चाल रणनीति कहलाता है। फिर धीमी चाल रणनीति। इस रणनीति के अंतर्गत उत्पाद को ऊंचे दामों और कम उत्थानित व्ययों के आधार पर बेचा जाता है।
बाजारकर्ता इस रणनीति को यह सोच पर अपनाता है कि बाजार माप में सीमित है। बाजार में अधिकतर लोग फर्म के उत्पाद को जानते हैं और वे निर्धारित दाम को देने के लिए तैयार होते हैं। अधिक मूल्य लाभ के भाग को बढ़ाता है और प्रति इकाई सफल लाभ संभव सीमा तक प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। ऊंचे दाम और कम उत्थानित व्यय ऊपरी लाभों हेतु धीरे धीरे संभावित है, इसलिए रणनीति को धीमी चाल रणनीति कहा जाता है। एक तीव्र घुसावट रणनीति। यह बात ध्यान में रखते हुए कि बाजार बहुत बड़ा है और बहुत से बाजार के ग्राहक उत्पाद हेतु जानकारी रखते हैं। भावी अत्यधिक प्रतियोगिता है और बहुत से खरीदने वाले मूल्य के प्रति जागरूक है। एक नया उत्पाद कम दाम पर अत्यधिक उत्थानित व्ययों के अंतर्गत बाजार में लाना। इस रणनीति को अपनाने से बाजार में उत्पाद का भाग जो है अत्यधिक हो सकता है। एक धीमी घुसावट रणनीति। नए उत्पाद को कम दाम एवं कम उत्थानित व्ययों के अंतर्गत इस आधार पर बाजार में लाना कि बाजार में उत्पाद को सभी जानते हैं और बहुत से खरीदने वाले मूल्य के प्रति जागरूक हैं तथा भविष्य में कुछ प्रतियोगिता भी है। इस प्रकार का सम्मिश्रण न्यूनतम उत्थानित व्यय रखते हुए लाभ बढ़ाने में सहायता कर सकता है और उत्पाद का कम दाम रखते हुए उत्पाद की तीव्र स्वीकार्यता को प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये 4 रणनीति है प्रारंभिक अवस्था की। अब हमारी दूसरी अवस्था है उन्नत अवस्था। ठीक है, उन्नत अवस्था, क्योंकि जो PLC है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शोध, उसको जो है 5 अवस्था में बांटा है। तो उन्नत अवस्था यह वह अवस्था है जिसके दौरान उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद को स्वीकार किया जाता है और इसकी विशिष्टता यह है कि बिक्री लाभ मात्रा में तीव्रता से जो है इसमें बढ़ोतरी होती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला है अत्यधिक उत्पादन हेतु मितव्ययिता और प्रतियोगिता के नतीजे में उत्पाद के दाम गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रतियोगिता और ग्राहकों को उत्पाद हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए उत्थानित व्यय बढ़ जाते हैं। तीसरा है बिक्री दुकानें तीव्रता से बढ़ती है क्योंकि बहुत से फुटकर व्यापारी बाजार में उत्पाद की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विक्रय करना चाहते हैं। नेक्स्ट है अन्य बाजारों के भागों में घुसना चाहते हैं। इस अवस्था में लाभ बढ़ जाएंगे क्योंकि अधिक उत्थानित व्यय बड़ी बिक्री मात्रा में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यह अवस्था उन्नत अवस्था कहलाती है। तीसरा है परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था तो उन्नति अवस्था से गुजरने के जस्ट बाद ही उत्पाद परिपक्वता प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है ना। इस अवस्था को अधिक प्रतियोगी के कारण बिक्री मात्रा में निरंतर गिरावट के तौर पर विशिष्टीकृत किया जाता है। इच्छुक प्रतियोगी बढ़ते बाजारीकरण मूल्यों पर दबाव डालते हैं और गिरते दाम लाभों के मांग को कम करते हैं। यह अवस्था उन्नत अवस्था की तुलना में अधिक देर तक चलती है। परिपक्वता अवस्था में प्रतियोगी उत्पादों में अंतर कम होता है क्योंकि प्रतियोगी बाजार द्वारा अत्यधिक वांछित उत्थान विशेषताओं और उत्पाद विशेषताओं हेतु सूचना प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी अपने शोध एवं उत्थान बजटों को उत्पाद एवं बाजार के प्रति सुधार लेती है। ये अपने विज्ञापन व्यय और व्यापारिक व्यवहारों को बढ़ा देता है। अब परिपक्वता अवस्था में अपनाई गई बाजारीकरण जो रणनीतियां हैं वो हैं, बाजारीकरण अवस्था में कंपनी अपने कमज़ोर उत्पादों को समाप्त करने को प्राथमिकता देती है ना। मतलब परिपक्वता की स्थिति में जो कमज़ोर स्थिति होती, मतलब कमज़ोर जो उत्पाद होता है उसको समाप्त करने पर यह क्या करती है, प्राथमिकता देती है और अधिक लाभ प्राप्त करने वाले नए उत्पाद की ओर क्या करती है, ध्यान आकर्षित करती है। इस अवस्था में बाजारकर्ता जो है बाजार सुधारीकरण और उत्पाद सुधारीकरण की रणनीति को अपनाती है। कौन कौन सी रणनीति, बाजार सुधारीकरण है ना और उत्पाद सुधारीकरण, 2 रणनीति अपनाती है। बाजार सुधारीकरण
और उत्पाद सुधारीकरण। ठीक है, तो परिपक्वता अवस्था में 2 रणनीतियां अपनाई जाती। सबसे पहली बाजार सुधारीकरण। एक कंपनी जो है अपनी बिक्री की मात्रा में बढ़ोतरी कर अपने बाजार को सुधार अथवा विस्तृत कर सकती है। बिक्री की मात्रा को प्रयोग किए जाने वाले जो ब्रांड है और प्रति प्रयोगकर्ता की दर में वृद्धि करके यह क्या किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, एक कंपनी निम्नलिखित के आधार पर ब्रांड प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ा सकती है। जैसे इसकी बात कर रहे हैं ना, बाजारीकरण जो है, बाजारी सुधारीकरण के, हमारा जो ए पॉइंट है वो क्या है, बाजारी सुधारीकरण। तो ये कौन सा तरीका अपनाती है अपने जो है ब्रांड को के प्रयोग को बढ़ाने के लिए? तो सबसे पहला है नए प्रतियोगिताओं को आकर्षित करने के लिए कम मूल्य करना। के लिए मूल्य कम करना। तो ये क्या करता है, इसकी जो बाजारी सुधारीकरण जो रणनीति है उसमें नए प्रतियोगिताओं को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले वो क्या कर देता है, मूल्य को कम कर देता है। दूसरा है वितरण की कड़ियों को फैलाना। वितरण की कड़ियों को फैलाना। तो ये क्या करता है, वितरण की जो कड़ियां होती है उसको क्या करता है, फैला देता है। फिर विज्ञापन व्यय को बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन करता है और विज्ञापन व्यय को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर इनकी जो चौथी रणनीति है वो है विज्ञापन संदेश में परिवर्तन लाना। विज्ञापन संदेश में परिवर्तन। विज्ञापन संदेश में परिवर्तन लाना। ठीक है। फिर नए बाजार भागों में प्रवेश करना। नए बाजार भागों में प्रवेश करना। ठीक है, तो इसका जो कार्य होता है वो नए बाजार भागों में जो है प्रवेश करना होता है। फिर प्रतियोगिताओं के ग्राहकों को आकर्षित करना। प्रतियोगिताओं के ग्राहकों को आकर्षित करना। तो ये जो है क्या होता है, बाजार सुधारीकरण की रणनीतियां होती है। सबसे पहले जो क्या करता है, नए प्रयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए मूल्य कम कर देता है। वितरण की कड़ियों को फैला देता है। फिर विज्ञापन व्यय में बढ़ोतरी कर देता है। विज्ञापन संदेश में परिवर्तन लाता है। नए बाजार भागों में प्रवेश करता है। प्रतियोगिताओं के ग्राहकों को आकर्षित कर देता है ना। तो इसी प्रकार प्रति प्रतियोगिता दर को भी वर्तमान ब्रांड प्रतियोगिता पर जोर देकर निम्नलिखित रूप में बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है उत्पाद सुधारना। पहला बाजारी सुधारीकरण, अब उत्पाद सुधारीकरण। ये भी है ना, क्योंकि परिपक्वता अवस्था में 2 रणनीतियां अपनाती है, बाजार सुधारीकरण और उत्पाद सुधारीकरण। उत्पाद सुधारीकरण जो है निम्नलिखित है। जैसे उत्पाद की किस्म को सुधारा जा सकता है यदि उसके भोजन उत्पाद स्वाद को बढ़ाया जाता है। यदि यह गाड़ी है तो इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। प्रति मील पेट्रोल डीजल के प्रयोग को इसके तकनीक सुधारों में भागों में सुधार लाकर काम किया जा सकते हैं। यदि यह बिजली का सामान है तो इसके जीवन काल की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। और बिक्री के उपरांत फर्म द्वारा अच्छी सेवा प्रदान की जा सकती है। पैकिंग का तरीका, उत्पाद का माप अथवा पैकिंग परिवर्तित किया जा सकता है।
परिवर्तन, फैशन और उपभोक्ताओं के स्वाद को ध्यान में रखकर समय समय पर नई और अग्रिम तकनीक का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अब हमारी चौथी अवस्था है वो है समान अवस्था। ठीक है, तो समान अवस्था में बिक्री की मात्रा नए ग्राहकों के न होने से स्थायी हो जाती है। उपयोग एक निरंतर दर प्राप्त कर लेता है और बाजार अधिक बाजारीकरण व्ययों के साथ अधिक बड़े बाजार की ओर ध्यान देता है। इसमें प्रतियोगिता बढ़ जाती है। उत्पादन और वितरण लागत बढ़ने के साथ साथ लाभ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, क्योंकि व्यय बढ़ जाता है। व्यय बढ़ जाने से क्या होता है, लाभ की मात्रा कम हो जाती है। इस अवस्था में मूल्य जो है तेजी से क्या होता है, गिरता है। फिर नीचे की ओर अवस्था, उत्पाद की अंतिम अवस्था में वह अपनी भिन्नता को खो देता है पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि जो अवस्था है वो नीचे की ओर गिर जाता है और पूरा बेकार हो जाता है। जो अंतिम अवस्था है वो जो है उत्पाद को क्या कर देता है, पूरा खो देता है और वह उत्पाद क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। नए उत्पाद बाजार में प्रवेश करते हैं और वर्तमान प्रतियोगी उत्पादों को प्रतियोगिता से बाहर कर देता है। बिक्री और लाभ कम हो जाता है और फर्म जो है उत्पाद को बाजार से क्या कर लेती है, हटा लेती है। अन्य कुछ फर्में अपने आप को बाजारीकरण के कुछ भागों से हटा लेती हैं, यहाँ तक कि वे अपने उत्थानित और वितरण व्ययों को कम करके मूल्य में भी कमी ला देती है। बहुत सी कंपनियों ने अपनी एजेंसी उत्पादों को लाने ले जाने के लिए भी कोई अच्छी सोच वाली नीति तैयार नहीं करती। एक उत्पाद को जीवन चक्र की गिरती अवस्था से बचाने के लिए कंपनी को उत्पाद आंकलन कमेटी नियुक्त करनी चाहिए। कमेटी उपभोक्ताओं की खरीद उपरांत स्वभाव के लिए नियमित सर्वेक्षण करवाकर शिकायतें प्राप्त कर सकती है। कमेटी समय समय पर प्रतियोगी उत्पादों की बाजार प्रवृत्ति के लिए पुनर्विश्लेषण करवा सकती है। इन सूचनाओं के आधार पर कमेटी बाजारीकरण रणनीति में सुधार लाने का प्रयास कर सकता है। उत्पाद के जो नया प्रयोग है वो ढूंढ सकता है। नए बाजार विभागों में प्रवेश करने हेतु सुझाव दे सकता है। उपयुक्त समस्त सुझावों को लागू करने के उपरांत भी कंपनी एक उत्पाद को गिरती हुई अवस्था तक पहुंचने से नहीं रोक पाती है। देखिए, इसमें जो है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी कुछ अवस्थाएं होती है ना, और उत्पादों बाजारों की साधारण विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी से किया गया है। तो इसमें कस्टमर्स, इनोवेटिंग, हाई इनकम, मास मार्केट, फिर लैगार्ड, स्पेशल, फ्यू, इस तरीके से 5 भागों में 5 अवस्था में इसको बांटा गया है। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसकी विशेषता। अब फिर चैनल्स अप्रोच, फ्यू प्रोडक्ट, मैनी ब्रांड, इसमें भी मैनी ब्रांड, लोएस्ट, फिर फ्यू स्पेशलाइज्ड साइक्लोग्राफिक, फ्यू अवेलेबल स्पेयर्स, फिर कॉम्पिटिटर प्राइस, प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट रिडक्शन, इंसेंटिव्स, फ्यू हाई लोअर, फ्यू चैनल, सुपर मैनी लो हाई, मैनी चैनल, कस्टमर्स, प्राइस मैनी लोवेस्ट, लो स्लोअर कस्टमर्स, चैनल, सम राइजिंग लोवेस्ट नॉन चैनल, फ्यू हाई लोवेस्ट नॉन चैनल। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी, कैपेसिटी, बेसिक, पुअर, ओवर, सेकेंड जनरेशन, गुड, अंडर, सेगमेंटेड, सुपरविजन, सुपीरियर, ऑप्टिमम, बेसिक, स्पोर्टी, ओवर, स्ट्रिप्ड, मिनिमम, ओवर। तो इस तरीके से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है ना,
सैचुरेशन है, डिक्लाइन है। फिर उसके बाद ग्रोथ सेकेंड, मैच्योरिटी सेकेंड, सैचुरेशन सेकेंड, डिक्लाइन सेकेंड, इंट्रोडक्शन थर्ड। फिर इस तरीके से ये जो है साइकिल गुजरते रहता है। तो गिरते हुए लाभ बाजारकर्ता को जो है एक उत्पाद को चालू रखा जाए अथवा नहीं हेतु सोचने के लिए मजबूर कर देता है ना, मजबूर कर देता है। परंतु एक उत्पाद को बंद करने का निर्णय लेने से पूर्व लाभ में गिरावटों के कारण विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। एक उत्पाद को उत्पाद लाइन से तब हटाना चाहिए जब उसे उत्पाद फर्म लाइन में उचित स्थान ना मिले। समाप्ति के समय यह देखना चाहिए कि उत्पाद हटाते समय ग्राहकों को असुविधा तो ना हो। हटाने की विधि उचित समय पर अपनानी चाहिए और पूरक लागू किए जाने वाले उत्पाद के साथ मिलता जुलता होना चाहिए। तो बाजार विश्लेषण जो है यह भी बतलाता है कि समस्त उत्पाद को समाप्त करने की बजाय वर्तमान उत्पाद में थोड़े अथवा पर्याप्त परिवर्तन लाने उचित रहेंगे। तो इस प्रकार जो है ये उत्पाद जीवन चक्र है जो 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है ना। एक पहले चालू होता है, फिर उसके बाद उन्नत होता है, फिर परिपक्वता की ओर जाता है, फिर मूल्य में तेजी से गिरावट आती है, फिर अवस्था नीचे गिर जाती है। थैंक यू।